अब हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। क्या है? भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का और जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक और लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन का तार बनाने में और इसका प्रयोग किया बर्तन और तार बनाने इसका प्रयोग एल्युमिनियम का किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्वपूर्ण इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में होने से इसका क्या हुआ, बढ़ा है। जैसे एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम कैसे बनता है अयस्क से, ध्यान कीजिएगा 4 से 6 टन बॉक्साइट लेके और 2 टन एल्यूमिना लेके 1 टन एल्युमिनियम का निर्माण होता है। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में क्या लगता था? 4 से 6 टन बॉक्साइट और 2 टन एल्यूमिना लेके 1 टन एल्युमिनियम बनाया जाता है। आगे आते हैं एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया के बारे में देख सकते हैं। बॉक्साइट जिससे कच्चा माल हो गया, बॉक्साइट खनन, परिवहन या द्वारा जो रेल या समुद्री जहाज के द्वारा एल्युमिनिया, उसके बाद बॉक्साइट डलन और एल्युमिनिया घुलन का काम होता है। उसका प्रगलन होता है, लास्ट में एल्युमिनियम बन जाता है। आगे आते हैं देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। वर्ष 2014-15 में भारत में 39.6 लाख टन से अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। प्रगलकों में क्या हुआ, बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो कि भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट 6.8 में आप लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता है: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्ध कराना था एल्युमिनियम का। अगला आते हैं रसायन उद्योग। रसायन उद्योग क्या होता था? भारत में रासायनिक उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। रसायन उद्योग का भागीदारी है। यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व के आकार की दृष्टि में 12वां स्थान पर रसायन उद्योग। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाई सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हो गया उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र या फिर प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। नाइट्रिक अम्ल क्षार सोडा, एस और कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा इसमें कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित है। इन उद्योगों का देश में क्या होता है? विस्तृत फैलाव है। आगे आते हैं कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कि कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधक सलाव या पेट्रोलियम संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधुनिक रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग क्या होता है? औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची आप लोग बना के देख सकते हैं। अगले आते हैं उर्वरक उद्योग। उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेट और उर्वरक, डीएपी तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रण उर्वरक जैसे 3 मुख्य पोषक तत्व उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास शामिल है। किसमें? उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास शामिल है, कि उत्पाद क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है। पोटास किया जाता है आयात, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक का भंडार नहीं है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ यहाँ पर 57 उर्वरक इकाइयाँ जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करता है, और 29 इकाइयाँ यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पादन के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती है, तथा 68 अन्य लघु इकाइयाँ हैं जो मात्र सुपर फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितना है? तो 10 उपक्रम। और भारतीय उर्वरक निगम एफसीआई कहाँ पर है? गुजरात के हजीरा में सहकारी अंतर्गत है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैला। क्या, कौन सा उद्योग? तो उर्वरक उद्योग। और गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। आगे आते हैं, अगला हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्य जैसे कि घर बनाने में, पुल, हवाई, सड़क, अड्डा
और बांध अन्य व्यापारिक परियोजना निर्माण में सीमेंट आवश्यक होता है और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो किसी को कच्चे माल क्या चाहिए सीमेंट बनाने में, तो चूना पत्थर हो जाएगा, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। किसकी की? तो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की सीमेंट बनाने में आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कब लगाया था पहला सीमेंट उद्योग? तो चेन्नई में 1904 में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ और 1989 में मूल्य व वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीति सुधारों में सीमेंट उद्योग में क्षमता क्या हुआ, प्रक्रिया व प्रौद्योगिकी व उत्पादन में अत्यधिक तरक्की की और गुणवत्ता के कारण क्या हुआ, भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी और यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों के रूप में प्रगति हुआ और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। तो ध्यान कीजिए, पहला सीमेंट उद्योग कब बनाया गया था, लगाया गया था 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ये ध्यान रखने योग्य बात। आगे आते हैं मोटर उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग से मतलब बनता है कि मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कार जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया बहुत उपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात क्या हुआ, तो नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग क्या हुई, बढ़ गई, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार और दोपहिया या तीन पहिया वाहन में अपार वृद्धि हुई। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योग में अभूतपूर्व उन्नति की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई के साथ नए प्रौद्योगिकी के उपकरणों का यह विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया। जैसे अभी के लोग में देखते हैं, यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया और आज इसकी 15 इकाइयाँ यात्री कार तथा बहुउपयोगी वाहन बनाती है। 9 इकाइयाँ क्या करती है, तो कितना इकाइयाँ बहुउपयोगी वाहन और कार बनाती है, तो 15 इकाइयाँ। 9 इकाइयाँ क्या करती है, तो व्यापारिक वाहन बनाती है। 14 इकाइयाँ दोपहिया वाहन और तीन पहिया वाहन निर्माण करती है। कितना? सबसे ज़्यादा 15 कार बनाएगी बहुउपयोगी और व्यापारिक वाहन 9 इकाइयाँ और 14 दोपहिया और तीन पहिया बनाएगी। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास है। आगे आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन और टेलीफोन से और सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन? तो बेंगलुरु, ध्यान कर लीजिएगा, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी हो जाएगा। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक का केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता और लखनऊ है। वर्ष 2010-11 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस उद्योग में क्या हुआ, सर्वाधिक संकेंद्रीकृत बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में हुआ और यह भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों ने क्या किया, तो लगभग 30% महिलाएं पिछली 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, जिसके कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया और बाह्य सशक्तिकरण है। और भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। क्या है, तो भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो सकता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं क्या है मैप में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ पार्क सब है। तो देखिए, पहले एक श्रीनगर में है, एक मोहाली पंजाब में हो जाएगा, एक नोएडा उत्तर प्रदेश में, एक जयपुर राजस्थान में है, फिर गांधीनगर गुजरात में, इंदौर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मुंबई हो जाएगा और एक पुणे हो जाएगा महाराष्ट्र में, हैदराबाद हो जाएगा कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु और मैसूर हो जाएगा कर्नाटक में, और चेन्नई तमिलनाडु में, केरल में तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, कलकत्ता में हो जाएगा। अब एक गुवाहाटी में हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, गुवाहाटी असम में हो जाएगा। अगला आते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तथापि क्या हुआ, इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया,
ध्वनि हो गया। कितना प्रकार, तो पहला वायु प्रदूषण करेगा, फिर जल प्रदूषण, फिर भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह सम्मिलित है। वायु प्रदूषण क्या होता है, पहला पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण है। कौन कौन, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमित उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। कि आप जैसे भोपाल में गैस त्रासदी के बारे में जान सकते हैं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते। आगे आते हैं जल परिवहन, जल प्रदूषण, परिवहन कर जल प्रदूषण उद्योग तथा कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। और जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधकशालाएं और चमड़ी उद्योग तथा कैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हो जाता है, जो रंग और अपमार्जक अम्ल, लवण व भारी धातु जैसे कि सीसा, पारा, कीटनाशक आदि कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित होते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, तो फ्लाई एश, फास्फोरस, जिप्सम तथा उद्योग इस्पात की अशुद्धियाँ है। आ गया था तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जल्दी के तो ध्यान कीजिए से तापीय प्रदूषण। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादन कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन और औद्योगिक बहाव और पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। और वर्षा के जल के साथ ये प्रदूषण जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। आ जाते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में पढ़ेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता और हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक क्या होता है, व्यवस्था भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत बनता है। जैसे औद्योगिक तथा निर्माण कार्य में आवाज़ आती है, कारखानों के उपकरण से आवाज़, जनरेटर से, लकड़ी चीरने के कारखाने से, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। आगे आते हैं हम लोग। आगे पर्यावरणीय निम्नीकरण जो हो रहा है, इसके रोकथाम कैसे कर सकते हो, तो ध्यान कीजिएगा। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। कितना, तो 8 गुना। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव है, जो कि देखिएगा। पहला सुझाव, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रह करना। तीसरा, नदी व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका क्या करना था, शोधन करना। और औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। एक और हो जाएगा चरण, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इनमें से अपशिष्ट पदार्थों की छटनी, उनके द्वारा उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय शोधन हो जाएगा। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। और इनमें क्या हो जाएगा, अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। अगला आते हैं, जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसमें अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखाने में ऊंची चिमनियाँ और चिमनियों में क्या करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर और उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगा सकते हैं और ऐसे मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो कि ऊर्जा सक्षम में हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। और ध्वनि अवशोषण करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण भी हो सकता है। जैसे फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र बना हुआ है, देख सकते हैं 56 में। आगे आते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग।
भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रिड कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम। इसके पास पर्यावरण प्रबंध तंत्र EMS 14,001 के लिए ISO प्रमाण पत्र। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे खनिज हो गया, जल हो गया, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है और तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है और ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार और अधिकतम राख का इस्तेमाल करके अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका कि परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए क्या करना है, तो प्रेरित करना। एक हो जाएगा तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ये हो जाएगा। अगला आते हैं, एक हो जाएगा आपका कि सभी ऊर्जा संयंत्रों का परिस्थिति रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना हो जाएगा। ये देख सकते हैं 6.12 में रामागुंडम संयंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है, तो स्टील को क्या करवाएगी, तो सेल हो जाएगा। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट को, तो ये बॉक्साइट एल्युमिनियम प्रगणन हो जाएगा। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरभाषी कंप्यूटर संयंत्र आदि, तो सूचना और प्रौद्योगिकी हो जाएगा और विनिर्माण क्षेत्र, ये सब देख लीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं यहीं पर, अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।